हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ बिजनेस लोन। यानी कि हमने फाइल लगाई और हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई, तो उनके ऐसे क्या रीजंस रहते हैं जो हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहला और जो बहुत ही कॉमन रीजन है वो है नॉट नोइंग द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ लोन। यानी कि जब क्रेडिट मैनेजर का सेकेंड डे फाइल लॉगिन होने के बाद आपको कॉल आया, तो आपने क्रेडिट मैनेजर से कहा कि मुझे लोन चाहिए क्योंकि मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे शादी में पैसे लगाने हैं, या मैं कोई नया बिजनेस करना चाहता हूं। ये बिल्कुल गलत जवाब है। जब क्रेडिट मैनेजर हमें कॉल करता है तो उसके पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने सबमिट कराए होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट और कोई और लाइसेंस जो हम पे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से लगता है। जैसे कि जो ड्रग्स बेचते हैं, यानी कि जो मेडिसिन बेचते हैं, उन पर ड्रग लाइसेंस लगता है। जो खाने का काम करते हैं उन पे फूड लाइसेंस लगता है। तो ऐसे सब लाइसेंस उसके पास सबमिट होते हैं। हमारी फाइनेंशियल्स यानी कि आईटीआर, बैलेंस शीट, हमारी बैंक स्टेटमेंट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उससे ऑलरेडी होते हैं। फिर वो हमसे पूछना चाहता है कि आखिर जो पैसा उसे देगा बैंक, वो कहाँ यूज करेगा, उसका एंड यूटिलाइजेशन क्या है। तो इस पे हमें सही जवाब क्या देना है कि मैं ये पैसे से मशीनरी खरीदना चाहता हूँ। अपने बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं उससे रिलेटेड मशीनरी का बताइए। ये नहीं कि दूसरे बिजनेस को मुझे इन्वेस्ट करना है किसी और का। कई लोगों ने तो ये भी जवाब दिया है कि अपने फ्रेंड को पैसे देने हैं उधार पे। प्लीज ऐसे जवाब मत दीजिए। ऐसे जवाब से क्रेडिट मैनेजर कभी भी आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा। वो आपसे बिजनेस लोन का रीजन पूछ रहा है कि आपको क्यों चाहिए। नाम में ही बिजनेस है, तो यानी कि जो लोन वो आपको दे रहा है वो आपको उसी बिजनेस के लिए दे रहा है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने उसके पास सबमिट कराए हैं। उसी बिजनेस में आप वो पैसा लगाएंगे जो वो आपको देगा। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहा है कितना अमाउंट आपको एलिजिबल करे। तो आपके जवाब पे एलिजिबिलिटी भी निर्भर करती है। हमारी टीम वैसे तो आपको हर जवाब के लिए ट्रेन करेगी कि आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपको सही जवाब क्या देने हैं, क्योंकि हर बिजनेस अलग होता है। जैसे कि राइस ट्रेडर में मार्जिन कम होता है, किसी बिजनेस में इन्वेंट्री में पैसा देर तक फंसा रहता है। हर बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप बेहतर जानते हैं अपने बिजनेस को, तो इसीलिए आपका सही जवाब देना और उस जवाब को बिजनेस से रिलेट करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि हमें हमेशा ये समझना होगा कि हम ये पैसा जो लगा रहे हैं वो हमारे बिजनेस से कैसे रिलेटेड है। हम इसका ये जवाब दे सकते हैं कि मुझे पैसा इन्वेंट्री में लगाना है, यानी कि मैं स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, सीजन आ रहा है, मुझे मशीनरी खरीदनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कि वेस्टेज कम करेगी, काम जल्दी करेगी, या मुझे बड़ा ऑर्डर मिला है इसीलिए मुझे नई मशीनरी लेनी है। तो सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए सही जवाब की भी बहुत जरूरत होती है। अगर हम सही जवाब देंगे तभी तो हमें सही एलिजिबिलिटी के पैसे मिलेंगे। अगर हमें चाहिए 5 लाख रुपए और हम बात कर रहे हैं कि हमें तो 2 लाख में काम हो जाएगा, तो क्रेडिट मैनेजर आपको 2 लाख के लिए ही एलिजिबल करेगा। अगर हमें 5 लाख चाहिए तो हम 5 लाख की ही बात करेंगे। हम उसे बताएंगे कि जो मशीनरी मैंने देखी है वो उसके फीचर्स ये हैं, उससे ये फायदा होगा मेरे बिजनेस को, और जिसकी वजह से मुझे 5 से 5.5 चाहिए होंगे ताकि मैं जीएसटी, उसका आना जाना सब दे सकूं, कोरियर, ये चार्जेस वो चार्ज, ताकि वो आपको एक सही अमाउंट एलिजिबिलिटी के लिए अप्रूव कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको एकदम सही जवाब दें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फुलफिल करेगा क्रेडिट मैनेजर, लेकिन आपका जवाब सही होना बहुत जरूरी है। दूसरा जवाब है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मिस करना, मतलब पुअर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सही वर्ड है। पुअर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? हमारे बिजनेस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, उद्यम एप्लीकेबल है, और आईटीआर, हमारी टर्नओवर 10 लाख है लेकिन हम आईटीआर भरते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि कस्टमर जीएसटी की नील रिटर्न ही फाइल कर रहा है, जबकि उसकी सेल हो रही है, वो जीएसटी बिल भी दे रहा है, पर जीएसटी की रिटर्न 1 भी जीरो जा रही है और 3 भी जीरो जा रही है। ये कस्टमर्स को तब पता चलता है जब वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास आते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है कि जीएसटी की रिटर्न कब जाती है, उसमें क्या जाता है। लेकिन आप एक बात समझिए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल किया है, या आप अपनी मर्जी से आपने जीएसटी लिया है,
तो आप ये चाहते हैं कि आपको बिजनेस लोन मिले, आपने अपनी आईटीआर में तो दिखाया है कि मेरी 10 लाख की टर्नओवर है, लेकिन जीएसटीआर बिल्कुल नील जा रही है। ना उसमें जीएसटीआर 1 में आपने परचेज का डेटा दिया है, ना आपने सेल का डेटा दिया है जीएसटीआर 3B में। आप बस खाना पूर्ति करने के लिए जीरो या नील एलिजिबल नील भरते जा रहे हैं अपने रिटर्न। कई कस्टमर्स तो जस्ट लोन अप्लाई करने से पहले अपनी जीएसटीआर फाइल करते हैं, मतलब उनकी जीएसटी जो होती है वो पेनल्टी पे चल रही होती है, उन्होंने फाइल ही नहीं की होती है। जब उनको बिजनेस लोन लेना होता है तो उनका जीएसटी सस्पेंड हुआ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव नहीं रहते। जब हमने कोई बिजनेस शुरू किया है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको हसल करना होता है, आपको परचेज, सेल, कस्टमर्स सब मैनेज करने होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे बिजनेस में लगता है, उस बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन की फाइनेंशियली हम थोड़ी सी नॉलेज लें। और आप जिस सीए से अपनी आईटीआर, जीएसटी ये फिल कराते हैं, उससे थोड़ा बहुत समझिए कि ये कब जाती है, इसमें क्या जाता है, फ्यूचर थोड़ी सी प्लान कीजिए। आज आपकी टर्नओवर 10 लाख है, बट कल तो 10 लाख नहीं होगी ना। उस 10 लाख से 50 लाख का सफर तय करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए, और वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से हम लाभ, जो गवर्नमेंट हमें लाभ दे रही है, जो योजनाएं बना रही है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, वो हमें कैसे मिलेगी? अगर हमारा उद्यम सही बना होगा। मोस्टली जो मैंने देखा है, कस्टमर्स उद्यम बनवाते हैं जो इंटरनेट कैफे वाले होते हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, कर रहे होते हैं बिजनेस, वो ट्रेडर होते हैं, वो सर्विसेज लिख देते हैं। बिल्कुल मिस कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं 100 रुपए में बना देगा। उद्यम 10 मिनट में बन जाता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन सही उद्यम बनाना भी जरूरी है। अब आप बनवा रहे हैं उद्यम 100 रुपए का, और 100 रुपए में जो बना रहा है वो बिल्कुल 100 रुपए वाला काम करा, जो उसने पहले वाले का बनाया उसमें आपका सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यानी कि आपके बिजनेस की एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उसमें चाहिए होती है, उद्यम में हमारे बिजनेस का नाम जाता है कि हमारे बिजनेस का क्या नाम है, हमने ये बिजनेस कब शुरू किया था, हम किस चीज का बिजनेस करते हैं, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एड्रेस क्या है हमारी शॉप का, जहाँ पे, क्योंकि यही उद्यम है जो काम आएगा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए। जब हमारे पास जीएसटी है ही नहीं तो हम उद्यम को लेके ही तो यूज करते हैं, हम उद्यम को अपना मेन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और जिनके पास जीएसटी होता है उनकी हम वेरिफिकेशन कराते हैं जीएसटी के एड्रेस पे। अगर मान लीजिए हमने एड्रेस चेंज कर लिया है तो वहां रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा, बट सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जीएसटी हो या उद्यम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम में बहुत सारे सीए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए देख रहे हैं कि मैं फ्यूचर में लोन लूंगा, तो आप अभी अपना उद्यम सही बनवाइए, अपने जीएसटीआर ठीक कीजिए, क्योंकि याद रखिए 50 लाख से 1 करोड़ तक जाने के लिए, या 10 लाख से 1 करोड़ का सफर आपका किसी के साथ ही तय होगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन यानी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन को सही करना बहुत जरूरी है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हम सही कैसे करेंगे? उसके लिए हमें डेफिनेटली नॉलेज चाहिए किसी नॉलेजेबल पर्सन से। तो या तो आप अपने पास के सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप अपना जीएसटी और उद्यम बनवाते हैं, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी उद्यम का करेक्ट वे, जीएसटीआर रिटर्न्स का करेक्ट वे, यानी कि क्या फिल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम लोन ले सके, क्या फिल करना चाहिए ताकि हम सही आईटीआर फिल कर सके। आईटीआर भी सही फिल होनी चाहिए। कस्टमर्स बस नील रिटर्न फाइल करने के लिए 5 लाख की आईटीआर भर देते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। आप सही फाइल करके तो देखिए, गवर्नमेंट के ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए हमें सही डॉक्यूमेंटेशन बनाना ही होगा। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी बनाती है ताकि छोटे यानी एमएसएमई जो बिजनेसमैन होते हैं उनको फायदा हो सके। उसके लिए सही उद्यम चाहिए, सही आईटीआर चाहिए। मान लीजिए आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आपकी 5 लाख की टर्नओवर है, पर उद्यम तो सही बनाइए। सही उद्यम यानी कि सही उद्यम, सही जीएसटीआर, ये सब हमें हेल्प करता है बड़े अमाउंट के लोन लेने के लिए। 10 लाख की टर्नओवर पे भी 10 लाख का लोन हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख की टर्नओवर पे भी 10 लाख का लोन हो जाता है, लेकिन उसके लिए जीएसटी सही फाइल होनी चाहिए। आईटीआर आप फाइल करें ना करें, अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो जीएसटी सही फाइल कीजिए, उद्यम सही बनवाइए। अगर मान लीजिए आपका उद्यम बन चुका है पर वो गलत है तो उसे सही करवा लीजिए। उद्यम में एडिट करने का ऑप्शन है, एक्सेप्ट एड्रेस, बाकी आप सब एडिट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इग्नोरिंग योर क्रेडिट स्कोर, यानी कि
हम अपने क्रेडिट स्कोर को इग्नोर करते हैं। हमारा क्रेडिट स्कोर अगर 700 प्लस होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है हमारे क्रेडिट स्कोर पे। हमारा क्रेडिट स्कोर पहले -1 होता है जब हम लोन नहीं लेते हैं, फिर हम जब लोन लेते हैं, उनकी टाइमली ईएमआई पे करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा क्रेडिट स्कोर चेंज होता रहता है। जब हमारा क्रेडिट स्कोर 700 प्लस रहता है तो हम रेट के लिए नेगोशिएट कर पाते हैं, यानी कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा पाते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब हमारा बिजनेस लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट मैनेजर के पास पॉइंट्स होते हैं कि वो इस पॉइंट पे इतना लोन दे सकता है इस बिजनेस को, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे हाथ में है कि हम अपना क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करते हैं। अब क्या हमारा क्रेडिट स्कोर अगर 700 प्लस होगा तो ही हमें बिजनेस लोन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल। 650 सिविल स्कोर होने पे भी हमें लोन मिलता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली हाई आता है एज कंपेयर टू 700 सिविल वाले से। तो यानी कि अगर हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो हमें अपने सिविल स्कोर का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि कस्टमर्स बैक टू बैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते रहते हैं कि अभी एचडीएफसी के लिए फिर दोबारा अप्लाई कर दिया। जब हम पहली बार एलिजिबल नहीं थे तो हम सेकंड टाइम एलिजिबल कैसे होंगे अगले ही महीने में? तो हमें अपनी फाइल लॉगिन अगर किसी भी चीज के लिए देनी है तो हम वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा हमारे क्रेडिट स्कोर में। यानी तो क्या इससे हमारा क्रेडिट स्कोर नेगेटिव हो जाएगा? अगर हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने से वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर एक महीने में आप 10-10 बार अपनी फाइल लगा रहे हैं, कभी पर्सनल लोन के लिए, कभी क्रेडिट कार्ड के लिए, कभी गोल्ड लोन के लिए, तो वो सब कुछ दिखेगा क्रेडिट मैनेजर को, क्योंकि उसके पास हमारी सिविल रिपोर्ट है। सिविल रिपोर्ट हमारी एक एक चीज बताती है कि हमने लास्ट मंथ किसके लिए अप्लाई किया था, हमारे कितने लोन चल रहे हैं, कितने लोन्स की ईएमआई हमने टाइमली पे कर दी है, किसका अभी तक ओवरड्यू चल रहा है, किन किन ईएमआई को हमने डिले किया है पेमेंट करने में। तो इस सब से मिलके हमारा सिविल स्कोर डिफाइन होता है। अगर हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगोशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लोअर रेट पे बिजनेस लोन मिले, जी हाँ, तो आपको देखना है कि आपका सिविल स्कोर बिल्कुल सही हो। तो सिविल स्कोर सही रखने के लिए अपनी फाइल समझदारी से लगाइए और अपने बिजनेस को पहचानिए कि आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है। अब आप कहेंगे अब हमें तो इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, सीए कंसल्टेंसी के पैसे लेता है, तो इसीलिए तो हम आपकी कह रहे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए सिविल स्कोर सही रखने के लिए। आपका सिविल स्कोर क्यों खराब हो गया, अगर आपके पास अपनी सिविल रिपोर्ट है तो हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी फाइल को सही जगह लगाने में आपकी हेल्प कर सकें। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में नॉलेज रखें। फोर्थ पॉइंट है अप्लाइंग फॉर रॉन्ग टाइप ऑफ लोन। मतलब हम गलत लोन ही गलत अप्लाई कर रहे हैं। हम करते तो बिजनेस है, बट हम अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए। पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन का होता है, या फिर आपके बैंक आपको कोई ऑफर देता है, आपके ऐप पे कोई ऑफर आते हैं, वो ऑफर तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते रहते हैं, बैक टू बैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जब बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है और उसके टैक्स के बेनिफिट हैं, फ्लेक्सिबल टेन्योर यानी कि अपनी मर्जी से तय करें कि नंबर ऑफ इयर्स आप कितने में पे करना चाहते हैं, ये सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी बाकी लोन में नहीं मिलेगी। तो जब गवर्नमेंट ने हमें ये लोन की फ्लेक्सिबिलिटी दी है और हमें इसके टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं, तो फिर हम गलत तरीके के लोन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? हम करते बिजनेस है लेकिन अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन। अब जब पर्सनल लोन हमारा डिसअप्रूव हो जाता है फिर अप्लाई कर देते हैं। तो बार बार लोन अप्लाई करने से लोन नहीं होता है। सही तरीके से लोन अप्लाई करने से एक ही बारी में लोन हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना होगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लोन के लिए ही अप्लाई कीजिए। पांचवा पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये पॉइंट इतना ज्यादा गंभीर है कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हम क्यों करते हैं। हमें बिजनेस लोन चाहिए पर हम सारी ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं, कैश में ही परचेज करते हैं, सेल भी कैश में करते हैं, जीएसटी में दिखाते हैं कि सेल हुई है, बट बैंक में पैसा लेते ही नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आपको ईएमआई पे करने का टाइम आएगा तो आप कैश डाल के ईएमआई पे करेंगे? ये बात क्रेडिट मैनेजर कैसे समझेगा? क्रेडिट मैनेजर जब आपकी एलिजिबिलिटी निकालता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, यानी कि लोन अप्लाई करने से 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे दिखते रहे मिनिमम कि हम ईएमआई पे कर सके।
हम कैश में पैसे परचेज कर लेते हैं लेकिन सेल भी कैश में कर देते हैं, तो आपके अकाउंट में तो कोई पैसा आता ही नहीं है, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो। कभी कभी हम करंट में पैसे नहीं लेते हैं और सेविंग में लेते हैं, तो हम सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट एक से ज्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पैसे आप अपने अकाउंट में ही लें, ताकि जब हम ईएमआई की एलिजिबिलिटी निकालें आपकी, तो आपका जो बैलेंस रहेगा अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस दिखेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो याद रखिए, जब भी आप सेल करें कोशिश कीजिए कि आप सेल हमेशा अपने पैसे जो है वो करंट या सेविंग अकाउंट में लें। और मान लीजिए अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है परचेज, जैसे आप बहुत सारे जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं, तो इनपुट क्रेडिट के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप परचेज कोशिश कीजिए कि आप करिए, जीएसटी का इनवॉइस लीजिए। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमें जीएसटी का इनवॉइस देते ही नहीं है। कोशिश कीजिए वेंडर चेंज करने के लिए। अगर वेंडर चेंज नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो वेंडर की क्वालिटी ऐसी है, वो मार्केट में है, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि आप सेल अपनी बैंक में दिखाइए। सेल बैंक में दिखाने से हमें बहुत फायदे होते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि हम कितने अमाउंट के हकदार हैं वो बैंक स्टेटमेंट ही तय करती है हमारी। अगर बैंक स्टेटमेंट में हम पैसे ही नहीं रखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके अकाउंट में 1-2 करोड़ रुपए आराम से आए हुए हैं, क्रेडिट हुए हुए हैं, बट उन्होंने अपना बैलेंस ही मेंटेन नहीं किया। आज पैसा आया, आज निकाल लिया, कल निकाल लिया, बैलेंस रह गया 1000 रुपए। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा टाइम छोड़िए, बैलेंस को छोड़िए, मेंटेन कीजिए। 25-30 हजार रुपए अपने अकाउंट में रखिए, 15,000 मिनिमम अकाउंट में रखिए। ये मैंने मिनिमम कहा है क्योंकि 10 लाख, मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए, तो दिखाइए क्रेडिट मैनेजर को कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, ताकि मैं ईएमआई टाइमली पे करूंगा। इसलिए कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि हम पैसे कैश में लें। और पूरी कोशिश कीजिए कि परचेज भी आप बैंक के थ्रू कीजिए। मैंने आपसे कहा, जी हाँ, कैश में पैसे लेने से सिर्फ नुकसान ही होता है। अब आप कहेंगे हमारा टैक्स बचता है इससे, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। आप 20 लाख की सेल दिखाइए, 25 लाख की सेल दिखाइए, अपने सीए से बात कीजिए, आपको इतने बेनिफिट्स सरकार देती है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी सेल कम मत दिखाइए, अपना बैंक बैलेंस कम मत रखिए। फ्यूचर में आपको 50 लाख से 1 करोड़ पे ये लोन ही लेके जाएगा। जब आपको कोई बड़ा वो मिलेगा, टेंडर मिलेगा, या आपको कोई बड़ी सेल होनी होगी, तो आपको पैसे चाहिए होंगे, और उसके लिए प्लानिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेल के लिए हुए पैसे बैंक में लें, और जो परचेज कर रहे हैं वो भी बैंक से करें। पूरी कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है हाइडिंग एग्जिस्टिंग डेट्स। मुझे नहीं पता क्यों कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर वो बताएंगे नहीं तो क्रेडिट मैनेजर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लोन चल रहे हैं इतने। कभी कभी कस्टमर्स के 5 लोन चल रहे होते हैं और वो हमें बताते ही नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के लिए कि हमारे कौन कौन से लोन चल रहे हैं। जब भी हमारी टीम कभी कोई भी फाइल लॉग इन करती है, वो आपसे एक सवाल जरूर पूछेगी, करंटली अभी आपके कौन कौन से लोन चल रहे हैं, आपने ये कहाँ से लिए थे और कितने अमाउंट के लिए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अभी इस लोन का इतना अमाउंट बच रहा होगा, इस लोन का इतना अमाउंट बच रहा होगा। क्रेडिट मैनेजर से पहले फाइल पहुंचे से पहले ही वो ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन करनी क्यों जरूरी है? ताकि हम सही एलिजिबिलिटी के लिए फाइल लगा सके। अब हमें चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो इतनी बनी नहीं रही है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है कि हमने ऑलरेडी लोन ले रखा है। जैसे मानिए बजाज, आपने बजाज से अभी 5 महीने पहले ही लोन लिया था और ये बात आपने हमें नहीं बताई, तो आपकी फाइल फिर दोबारा से बजाज में ही लगा देते हैं हम लोग। बट 1 साल तक एक फाइल दोबारा नहीं लगा सकते बजाज में। तो अगर आपने अपने डेट्स यानी कि अपने लोन्स छुपाए हमसे, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसमें आपका ही नुकसान है। हमारी टीम को पूरी बात बताइए। वो आपसे पूछेंगे कि आपका बिजनेस किस चीज का है, आपकी टर्नओवर कितनी हो जाती है, अभी आपके कौन कौन से लोन चल रहे हैं, आपने कहाँ से लिए हैं, कब लिए थे, कितने रुपए के लिए थे। तो सही इंफॉर्मेशन बताने से आपकी ही हेल्प होगी। आप अपनी फाइल सही जगह लगाइए और उसके लिए अपने एग्जिस्टिंग डेट्स बताइए कि हमारे ये लोन चल रहे हैं। जो लोन रीपे हो गए उनकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन क्रेडिट मैनेजर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी कि हमारे करंट लोन कितने चल रहे हैं, अगर हमने कोई सेटलमेंट करी है, क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू चल रहा है, हमने कौन कौन सी बहुत साल पहले कोई लोन लिया था उसकी भी डीपीडी थी,
यानी पेमेंट्स में हमने डिले किया था, वो भी हमारे क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट स्कोर की हमारी स्टेटमेंट निकलती है सिबिल की, उसमें सब लिखा होता है। तो अगर आप हमें सही गाइड करेंगे तो हम आपकी फाइल सही जगह लगा के आपको लोन दिलवा सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी सही इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी टीम तो आपकी हेल्प के लिए ही है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एस्टिमेटिंग लोन अमाउंट। इसका क्या मतलब है? मतलब हमारी एलिजिबिलिटी तो 5 लाख की बन रही है, बट हम फाइल लगा रहे हैं 10 लाख की। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हमने देखी है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम पहले उनकी फाइल को स्टडी करते हैं, उनकी करेक्ट एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि अगर किसी की मान लीजिए फाइल 5 लाख की बनती है तो हम 5 लाख के लिए ही लगाते हैं। फिर आप कहेंगे लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो 10 लाख की है, तो आप 2 जगह से 5-5 लाख लेके 10 लाख कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक जगह पे ही 10 लाख के लिए फाइल लगाएंगे, वो कहेगा आपकी एलिजिबिलिटी तो 5 लाख की बनती है, और जब क्रेडिट मैनेजर आपको कॉल करेगा तो आप बताएंगे कि मेरी मशीनरी है, मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख रुपए के लिए मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। तो यानी कि हमने यहाँ पर ओवर एस्टिमेट किया अपना लोन का अमाउंट और अपनी फाइल को हमने रिजेक्ट करवा लिया। तो करेक्ट अमाउंट एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी जो टीम है वो आपकी फाइल को प्रॉपरली स्टडी करती है और आपका करेक्ट एस्टिमेशन निकालती है कि आपकी फाइल कितने रुपए के लिए एलिजिबल है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उतने पोर्टल्स में फाइल लॉग इन कराती है। लेकिन करेक्ट एलिजिबिलिटी निकालना बहुत जरूरी है। हमारी टर्नओवर है 10 लाख रुपए और हमारी रिक्वायरमेंट है 50 लाख। आप कहेंगे मैम ऐसा पॉसिबल है क्या? 10 लाख की टर्नओवर पे 50 लाख मिलेगा क्या? 10 लाख की टर्नओवर पे 30 लाख भी मिलता है। इसे कहते हैं मल्टीपल फंडिंग, यानी यहाँ का मल्टीपल पोर्टल से हम फंडिंग कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमें अपना करेक्ट अमाउंट पता हो कि हमारी फाइल कितने रुपए के लिए एलिजिबल है। फिर उतने रुपए के लिए ही हम उसे लॉग इन करें, चाहे मल्टीपल जगह करें, देख के फाइल की कहाँ हो सकती है। लेकिन करेक्ट अमाउंट एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। हमारी टीम आपकी फाइल को स्टडी करेगी और फिर वो आपको करेक्ट अमाउंट बताएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स छोड़ दिए हैं और वो आपके मन में रह गए तो डू कमेंट, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स को ले सकूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने सारे सवाल हमसे पूछते हैं कमेंट्स में और हमें उसका रिप्लाई करने का मौका मिलता है, ताकि आप लोग वो गलती ना करें जो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारी फाइल रिजेक्ट होती है। प्लीज कमेंट करके आप भी बताइए कि इसमें से कौन सी मिस्टेक्स आपने करी है जिसकी वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, या अब आप ये वीडियो देखने के बाद कौन सी मिस्टेक्स ठीक कर लेंगे जिससे आपकी फाइल अब नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट नहीं होगी। और प्लीज हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके आपको लोन दिलवाने के लिए करेक्ट एस्टिमेशन लगा के और आपकी फाइल को प्रॉपर्ली स्टडी करके।